नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। कैसा गुजरा पिछला हफ्ता पूरी दुनिया के लिए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं क्योंकि दुनिया की एक बड़ी हस्ती से हाथ मिलाने की पेशकश को उन्होंने अनसुना कर दिया। साथ ही साथ तुर्की के रिश्ते दुनिया के कई देशों से लगातार खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उसका संयम अब जवाब दे सकता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे नीदरलैंड के आम चुनाव के फैसले और उसके परिणाम उदारवादियों के चेहरे पर हल्की रौनक लौटा चुके हैं। बात यह भी होगी कि दुनिया की कौन सी नदी को मिला है जिंदा नदी का दर्जा, और साथ ही साथ कैसे सीरिया के लाखों बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रैवल बैन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा फिर जोरदार झटका। अदालत ने 6 मुस्लिम देशों के यात्रियों के अमेरिका में अस्थायी प्रवेश प्रतिबंध पर लगाई रोक। ट्रंप फैसले को देंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहने के बावजूद मीडिया के सामने जर्मन चांसलर से नहीं मिलाया हाथ। ट्रंप ने मर्केल के बहाने ओबामा पर बोला हमला, कहा हम दोनों के हुए फोन टैप। ब्रेक्जिट विधेयक पर लगी महारानी एलिजाबेथ की मुहर। इससे पहले संसद ने किया था ब्रेक्जिट का रास्ता साफ। थेरेसा मे अब यूरोपीय संघ से कर पाएंगी बातचीत। नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी पार्टी को जोरदार झटका। गियर्ड विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी की हार। यूरोप के उदारवादी पार्टियों में बढ़े हौसले। मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क रूटे की पार्टी को मिली बढ़त। अमेरिका की उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी। विदेश मंत्री मार्क टिलरसन ने कहा कि अगर खतरा बढ़ा तो सैन्य कार्रवाई के विकल्प होंगे खुले। चीन ने कहा ठंडे दिमाग से काम ले अमेरिका, बातचीत के जरिए मामले को किया जाए हल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन में हुए संशोधन के लागू होने से कुछ घंटे पहले ही बुधवार को एक अमेरिकी संघीय अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी। संशोधन के बाद 6 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया गया, जबकि इराक को नई सूची से बाहर कर दिया गया। नए कानून पर लगी अदालती रोक को ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत के नए आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अदालत से जोरदार झटका लगा है। ट्रंप के इस ट्रैवल बैन के संशोधित आदेश में भी अदालत धार्मिक भेदभाव की गंध महसूस कर रही है, लिहाजा हवाई की जिला अदालत ने इस पर रोक लगा दी। जज डेरिक वॉटसन ने अपने आदेश में कहा कि हवाई राज्य ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती देते हुए पाया है कि अगर 6 देशों के नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर बैन जारी रहा तो इससे अमेरिकी हितों को अपूरणीय क्षति होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बगैर देरी किए कहा कि वे इस गलत निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत ने अपनी सीमाएं लांघकर यह फैसला सुनाया है जो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अदालत का ये फैसला न्यायिक सीमाओं को लांघकर दिया गया फैसला है। हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। We're going to take our case as far as it needs to go, including all the way up to the Supreme Court. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश गुरुवार से ही अमल में आना था। ट्रंप ने सत्ता में आते ही 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के इस आदेश को रद्द कर दिया था। तब ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने के अदालत के आदेश की आलोचना करते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बुरा फैसला बताया था। इसके बाद ट्रंप ने 6 देशों के नागरिकों का नाम ही प्रतिबंध सूची में शामिल किया। इनमें सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों की 90 दिन के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई। नई सूची में इराक का नाम हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक 90 दिनों में ये समीक्षा की जाएगी कि ये कदम आतंकवाद या आपराधिक घटनाओं को रोकने में कारगर है या नहीं। इसके अलावा आदेश में 120 दिन के लिए शरणार्थियों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रंप का दावा है कि इससे आतंकवाद को अमेरिका में घुसने से रोका जा सकेगा, जबकि विरोधियों का मानना है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। अमेरिका के स्थायी नागरिक बन चुके ग्रीन कार्ड रखने वाले लोगों और वैध दस्तावेजों को अमेरिका में प्रवेश करने वालों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दुनिया के विभिन्न नेताओं के साथ मुलाकात में अपने हाथ मिलाने के अंदाज को लेकर खबरों में रहने वाले ट्रंप ने एंगेला मर्केल से हाथ मिलाने की गुजारिश को अनसुना कर दिया।
वाकया है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और एंगेला मर्केल की मुलाकात की, जब दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को दोनों नेता सौहार्दपूर्ण बताते रहे। शरारती मुद्दे पर कड़े कदम उठाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस मुद्दे पर नर्म रुख रखने वाली जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। हालांकि संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों के मतभेद साफ तौर पर दिखाई दिए, लेकिन दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। मुलाकात के दौरान नाटो, मुक्त व्यापार और शरणार्थी मुद्दों समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। व्यापार से लेकर शरणार्थी मुद्दों पर मतभेद महसूस किए गए। ट्रंप ने नाटो के मुद्दे के पक्ष में खड़े रहने की बात की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि संगठन के खर्च के लिए सहयोगी अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता जा रहा है। मैं मुक्त लेकिन ईमानदार व्यापारी हूं और हमारी नीतियों के तहत इसमें आने वाली बाधा को दूर किया जाएगा। एंगेला मर्केल ने कहा कि किसी के बारे में बात करने से बेहतर है कि उससे सीधे तौर पर बात कर ली जाए। दौरे से पहले ट्रंप ने मर्केल के बारे में कहा था कि उन्होंने शरणार्थियों को यूरोप में प्रवेश की अनुमति देकर भीषण गलती की थी। हम लोग भी फ्री ट्रेड का समर्थन करते हैं। ये नीतियां सभी लोगों के लिए अच्छी हैं। कई मुद्दों पर जब मतभेद साफ दिखे तो ट्रंप ने अपने और मर्केल के बीच फोन टैपिंग को लेकर समानता बताई। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान मर्केल के फोन की निगरानी की गई थी। हालांकि मर्केल इस दौरान चुप्पी साधे रहीं। इस दौरान जब ट्रंप से पूछा गया फोन टैपिंग में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की भूमिका के व्हाइट हाउस के दावे को लंदन ने खारिज कर दिया है, तो ट्रंप ने कहा कि इस बारे में मीडिया से पूछा जाए। आपको मुझसे नहीं, फॉक्स न्यूज चैनल से बात करनी चाहिए। फोटो ऑप के वक्त अजीब घटना हुई। ट्रंप ने मर्केल को नजरअंदाज कर दिया। फोटोग्राफर्स दोनों से बार बार हाथ मिलाने को कहते सुनाई दिए। मर्केल भी आगे बढ़कर ट्रंप से पूछती दिखी कि क्या वो हाथ मिलाना चाहेंगे, लेकिन ट्रंप अनसुना करते हुए सिर्फ मुस्कुराते रहे। उन्होंने ना ही इनकार किया और ना ही शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाया। जाहिर है ट्रंप का अंदाज यूरोप की सबसे ताकतवर हस्ती में शुमार मर्केल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो कि उनके चेहरे से साफ झलकता दिखा। ब्रिटेन संसद ने सरकार को आर्टिकल 50 का इस्तेमाल करने और ब्रेग्जिट की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। ब्रेग्जिट बिल को संसद ने पारित कर दिया और विधेयक पर महारानी एलिजाबेथ की मोहर भी लग गई। हालांकि इस बिल को संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रधानमंत्री को 2 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूरोपीय संघ बिल को बिना किसी बदलाव के पारित कर दिया। नीदरलैंड के आम चुनाव समूचे यूरोप के उदारवादियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आए। मध्य दक्षिणपंथी पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वो बहुमत से फिलहाल दूर रहे। सर्वेक्षणों में आगे चल रहे इस्लाम विरोधी, EU विरोधी फ्रीडम पार्टी के नेता गियर्ड विल्डर्स के लिए परिणाम चौंकाने वाले रहे। नीदरलैंड के चुनाव परिणाम यूरोप के उनके देशों की उदारवादी पार्टियों के लिए राहत लेकर आए, जहां हाल के दिनों में चुनाव होने हैं। सर्वेक्षणों में आगे चल रहे इस्लाम विरोधी और EU विरोधी एजेंडा चलाने वाले फ्रीडम पार्टी के नेता गियर्ड विल्डर्स आम चुनाव में काफी पीछे छूट गए। मध्य दक्षिणपंथी माने जाने वाली पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने कुछ बेहतर प्रदर्शन तो किया है, लेकिन वो बहुमत से काफी दूर हैं। 150 सीटों वाली संसद में VVD पार्टी 41 से 33 सीटों पर आने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 20 सीटों के साथ फ्रीडम पार्टी दूसरे नंबर पर है, जबकि क्रिश्चियन डेमोक्रेट और डेमोक्रेट्स 66 को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। हमें उम्मीद थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे। अच्छा होता कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी होती, लेकिन हम हारे भी नहीं हैं। हमने कई सीटें जीती हैं और इन नतीजों पर हमें गर्व है। डच चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी के हाल को देखकर यूरोपीय नेता खुश हैं। वैसे तो नीदरलैंड्स में उदारवादियों की जीत के कारण कई गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कई फ्रांस में होने वाले चुनाव में लागू नहीं होंगे। चुनाव में VVD पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी ने ही विल्डर्स के प्रवासी विरोधी एजेंडा को काफी हद तक अपना लिया। तुर्की के साथ हाल ही में हुई खींचतान और तनाव से भी रूटे को फायदा हुआ। तुर्की के खिलाफ नीदरलैंड्स का कड़ा रवैया बरतने से डच मतदाता प्रभावित हुए। इन चुनाव में प्रवासियों के एकीकरण और इस्लाम विरोध का मुद्दा हावी रहा। मुझे नहीं मालूम कि इसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूँ।
denke ich, dass die Leute नीदरलैंड्स में सीधे तौर पर उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता। संसद में सीटें पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किए गए मतों के अनुपात में वितरित की जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 0.67% वोट हासिल करने वाली पार्टी को संसद में प्रवेश मिल सकता है। वैसे तो चुनाव में 28 पार्टियां किस्मत आजमा रही थी, लेकिन सिर्फ 13 पार्टी ही संसद में पहुंचने में कामयाब रही। सरकार बनाने को लेकर पार्टियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए बातचीत का दौर शुरू हो गया है। संसद का ऊपरी सदन सीनेट कहलाता है, जिसमें 75 सीटें हैं। कोई भी विधेयक पास करवाने के लिए सीनेट में भी सरकार का बहुमत जरूरी होता है। कई यूरोपीय देशों के साथ तुर्की के संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का रवैया। एर्दोगन के कड़े रुख से यूरोपीय देशों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और यूरोपीय संघ ने एर्दोगन से संयम बरतने की अपील की है। पिछले कई वाकये ऐसे हुए जिनकी वजह से नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से तुर्की के राजनीतिक संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तुर्की और यूरोप के कई देशों के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन पिछले कई दिनों से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड समेत कई देशों के साथ बात तू मैं तक पहुंच गई। नीदरलैंड्स के साथ कड़वाहट इस कदर पहुंच गई कि उसने तुर्की के एक मंत्री को अपने यहाँ संविधान संशोधन को लेकर होने वाले जनमत संग्रह से संबंधित रैली को संबोधित करने से रोक दिया और तुर्की के विदेश मंत्री को अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। दरअसल नीदरलैंड्स में तुर्की मूल के काफी प्रवासी रहते हैं और इन्हीं को लुभाने के लिए तुर्की के नेता नीदरलैंड्स पहुंचे थे। दरअसल नीदरलैंड्स में चुनाव चल रहा था और सरकार को डर था कि अगर उन्हें रैली की इजाजत दी गई तो कहीं चुनाव पर इसके विपरीत परिणाम न हो। तुर्की की सरकार इन पाबंदियों से बुरी तरह भड़क गई। कुछ यूरोपीय देश फांसीवादियों और नस्लवादियों के हाथों बंधक बनकर रह गए हैं। मामले में नीदरलैंड से पहले जर्मनी भी तुर्की को झटका दे चुका था। जर्मनी ने तुर्की के विदेश मंत्री को सभा करने की इजाजत नहीं दी तो उन्होंने दूतावास की इमारत से ही लोगों को संबोधित किया। अर्दोआन के कड़े रुख से यूरोपीय देशों में काफी नाराजगी दिखी। डच प्रधानमंत्री से लेकर यूरोपीय संघ तक ने अर्दोआन से संयम बरतने की अपील की। असल में तुर्की के नए संविधान पर मुहर लगने के लिए तुर्की के प्रवासियों का समर्थन काफी अहम है। यूरोपीय देशों में करीब 45 लाख प्रवासी तुर्क रहते हैं। इनमें से कई के पास नए संविधान के लिए हो रही रायशुमारी में वोट डालने का अधिकार है। लगभग एक दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बाद एर्दोआन 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति बने थे। वे लगातार अपनी शक्तियों में इजाफा कर रहे हैं, जिसके चलते उन पर तानाशाही शासन थोपने का आरोप लगा। अर्दोआन तुर्की की संसद व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था में बदलना चाहते हैं। संसद से संविधान संशोधन को 339 वोटों से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। यही वजह है कि इसे लागू करने के लिए 16 अप्रैल को जनमत संग्रह कराया जा रहा है। पेरिस के ऑर्ली एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध को सुरक्षा गार्ड ने मार गिराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब संदिग्ध ने एयरपोर्ट पर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड से उसकी गन छीनने का प्रयास किया तो सुरक्षा गार्ड ने उसे वहीं ढेर कर दिया। पिछले सप्ताह भी पेरिस के एक म्यूजियम में एक व्यक्ति ने वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड पर हमला किया था और उसके बाद उसे गोली मार दी गई थी। उत्तर कोरिया के रवैये से नाराज अमेरिका ने उत्तर कोरिया को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि उत्तर कोरिया को लेकर सामरिक संयम अब अमेरिकी नीति की खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नए कूटनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक कदमों पर विचार कर रहा है। उन्होंने ये अपने दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान ये बात कही। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कहा है कि उसके धैर्य की सीमा खत्म हो गई है। अब अगर और तनाव बढ़ा तो उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ये चेतावनी दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के दौरे पर पहुंचे खुद अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने दी। टिलरसन उत्तर पूर्वी एशिया के दौरे पर ऐसे समय में पहुंचे हैं जब उसके दो साथी जापान और दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया से परेशान और चिंतित हैं। उत्तर कोरिया ने 4 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण क्षेत्र में तनाव को नए सिरे से बढ़ा दिया है। इस मिसाइल परीक्षण को जापान स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के अभ्यास के तौर पर देखा गया है। उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड की तैनाती भी शुरू कर दी है। टिलरसन ने कहा है कि उत्तर कोरिया को लेकर कई विकल्प अमेरिका के पास हैं। इनमें से एक विकल्प सैन्य कार्रवाई भी है।
दोनों देशों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी मुद्दों पर एक मत कायम किया जाए, जैसा कि चीन अमेरिका के बीच पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। मामले पर चीन ने अमेरिका से ठंडे दिमाग से काम लेने की सलाह दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग वाई ने कहा है कि बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ताइवान, थाड और अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के दोनों शक्तिशाली देश वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं। चीन भी थाड की तैनाती का विरोध कर रहा है और इसे अपने लिए खतरा बता रहा है। कोरियाई द्वीप समूह में बढ़ती तनातनी को रोकने के लिए चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया से संयुक्त सैनिक अभ्यास रोकने की अपील कर चुका है। साथ ही चीन ने उत्तर कोरिया को भी अपने हथियारों के परीक्षण पर पाबंदी की हिदायत दी है। जापान में अमेरिका के करीब 54,000 और लगभग 28,500 सैनिक दक्षिण कोरिया में तैनात हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के व्यवहार में परिवर्तन आने के बाद इन देशों का विश्वास थोड़ा डगमगाया जरूर था, लेकिन टिलरसन के सख्त बयानी से रिश्तों में नई उम्मीद जगी है। लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की प्रमुख रीमा खलफ ने एक विवादित रिपोर्ट को वापस लेने से इनकार करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट की वजह से संयुक्त राष्ट्र और इजराइल को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने नस्लभेदी नीति वाली व्यवस्था स्थापित की है, जो कि संस्थागत रूप से फलस्तीनी लोगों का उत्पीड़न करती है। एक अमानवीय घटनाक्रम में यमन के समुद्री तट के नजदीक एक इंजन चालित नाव पर हेलीकॉप्टर से हुए हमले में 40 शरणार्थी मारे गए। मारे गए लोग सोमालियाई मूल के बताए जाते हैं। ये शरणार्थी यमन से सूडान जा रहे थे, तभी उन पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। नाव के चालक दल के मुताबिक हमले में 80 शरणार्थियों को बचा भी लिया गया। उत्तरी सीरिया में हुए एक हवाई हमले में करीब 42 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। हमला एलेप्पो में एक मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया, जब मस्जिद में लोग शाम की नमाज अदा कर रहे थे। हमले में 100 से अधिक लोग जख्मी भी हो गए। हमले वाली जगह पर सरकार के विद्रोही गुटों के साथ साथ ISIS का भी कब्जा है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 5 साल बाद फिर से समंदर में दस्तक दी है। लुटेरों ने तेल के एक जहाज का अपहरण कर लिया। हालांकि अगवा करने वाले सोमालियाई लुटेरों ने बिना किसी फिरौती के जहाज को छोड़ भी दिया। टैंकर पर श्रीलंका के 8 नाविक सवार थे। 2012 के बाद सोमालिया के समुद्र तट के करीब हुई अपहरण की यह पहली घटना है। गृहयुद्ध का दंश झेल रहे सीरिया का वर्तमान तो चौपट हो ही रहा है, साथ ही साथ भविष्य भी। वजह है कि युद्ध की विभीषिका का बेहद प्रतिकूल असर मौजूदा पीढ़ी के लाखों बच्चों पर पड़ रहा है, जो बुनियादी सुविधाओं के साथ ही साथ शिक्षा से कोसों दूर हैं। हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट में ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में बताई गई है, जो कि अशिक्षा के अंधेरे गर्त में अपना भविष्य खोज पाने में दिशाहीन है। जमींदोज हुई इन इमारतों के साथ सपने भी जमींदोज हुए हैं। दशकों के गृहयुद्ध का असर सदियों तक रह सकता है, ऐसा मानना है हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक गृहयुद्ध से जर्जर हो रहे सीरिया में लाखों नौनिहालों ने न केवल अपनों को खोया है, बल्कि खुद अपने देश में पराए हो गए हैं। बुनियादी सुविधाओं की तो बात ही नहीं, पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए मोहताज हैं। बच्चे युद्ध में नहीं, स्कूलों में भी मारे जा रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट ही नहीं, ये बदहवास चेहरे ही कह देते हैं कि करीब 58 लाख बच्चों को तत्काल मानवीय सहायता की दरकार है। हालात ये हैं कि करीब 28 लाख बच्चे दरबदर होकर शरणार्थी शिविरों में हैं। करीब 3 लाख जंग से घिरे इलाकों में फंसे पड़े हैं और इतने ही ऐसे इलाकों में हैं जहां पहुंच पाना भी दूभर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2016 में करीब 657 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। 647 घायल और अपंग हो गए हैं और 850 बच्चों को लड़ाकों ने अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। विभीषिका का अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि साल 2015 के मुकाबले ये आंकड़े 2 गुने से भी कहीं ज्यादा हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट में आंकड़े और भयावह तस्वीर पेश करते हैं। सीरिया के 3 में से 2 स्कूल गृहयुद्ध में तबाह हो चुके हैं। कम से कम 255 बच्चों की मौत स्कूल में या स्कूल के आसपास पढ़ाई के वक्त हो गई। गृहयुद्ध की वजह से करीब 1.25 लाख बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और करीब 5 लाख बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए।
यूनिसेफ के ये आंकड़े बताते हैं कि नन्ही आंखों के सपने कैसे चूर चूर हुए हैं, लेकिन अफसोस पूरी दुनिया की आंखें खोल पाने में अभी भी नाकाम है। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं चीन में आयोजित पतंग उत्सव के साथ। आप लीजिए इन नज़ारों का लुत्फ। हमें और हमारी खबर दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।